16 दिसंबर 1971 आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन कर दिए, हथियार डाल दिए। इससे ज़्यादा तकलीफ दे दिन शायद हो नहीं सकता किसी मुल्क की तारीख में। जिस दिन फॉल ऑफ ढाका हुआ है 16 दिसंबर को, उस दिन भी अखबारों की हेडलाइन जो थी वो याह्या खान साहब का स्टेटमेंट था कि वी विल फाइट टिल द लास्ट। क्या ये मुमकिन है कि मुल्क टूट जाए और किसी को पता ना चले? आधा मुल्क, आपकी आधी नेवी, आधे तकरीबन एयरफोर्स के प्लेन्स और आपकी 1/4 आर्मी, आपको नुकसान हुआ था। 5000 स्क्वायर माइल्स आपका वेस्ट पाकिस्तान का ऐसा एरिया था, इंडिया ने कब्जा किया हुआ था। 16 दिसंबर को ये होता है। 18 दिसंबर को याह्या खान साहब, जिनके मातहत ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो एक ड्राफ्ट नया तैयार करते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि याह्या खान साहब का सदर रहना नागुज़ीर है कि अगले 3 साल तक मजीद उनको रहना चाहिए। आधा मुल्क होने के बाद भी उनका रहना अगले 3 साल के लिए जरूरी जी हाँ। 1974 में पार्लियामेंट में ही भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे, अहमद रज़ा क़सूदी ने इंटरप्ट किया तो भुट्टो साहब ने कहा कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस मैन एनीमोर, दिस मैन इज वर्चुअल पॉइजन। इत्तेफाक से उसके 5 महीने के बाद अहमद रज़ा क़सूदी साहब अपने वालिद के साथ एक शादी में लाहौर में तकरीब से वापस आ रहे थे। उनकी गाड़ी पे फायरिंग होती है जिसमें अहमद रज़ा क़सूदी साहब बच जाते हैं, लेकिन उनके वालिद को इंतकाल हो जाता है। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया-उल हक़ ने मार्शल लॉ लगा दिया। कहा गया कि लोग सड़कों पे निकले, इतनी डेथ्स हो गई, सरकारी इमलाक को आग लग रही है, नजर आतिश हो रहे हैं। ये हालात सियासतदान के काबू में नहीं। तमाम प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, आइन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो जनरल ज़िया-उल हक़ हो गए। हेनरी किसिंजर, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और यहाँ पे इत्तला ये आई कि उनको कुछ तबीयत नासाज है, नथिया गली में आराम फरमा रहे हैं। बुनियादी तौर पे आराम नहीं कर रहे थे, वो बुनियादी तौर पे विजिट पे चाइना गए थे। ये पहली दफ़ा बर्फ पिघली थी और इसको फैसिलिटेट करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान का था। वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। रफ्तार पर हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम पाकिस्तान की तारीख की बात करते हैं और हर एक दहाई में क्या हुआ पाकिस्तान बनने से बाद। पहले हमने 40s का जिक्र किया, 50s का, 60s का और आज ये हमारा 4th एपिसोड है और आज हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में 70s में क्या क्या कुछ होता रहा। ऑब्वियसली नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे लिए वक्त निकाले। अल्लाह का शुक्र है। बाय द वे हमने इसके जो 3 एपिसोड पहले रिकॉर्ड किए हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। सर लास्ट टाइम हमने जहाँ पर एंड किया था वो गालिबन हमने 70s के इलेक्शन हो चुके थे। अयूब खान साहब जा चुके थे, याह्या खान साहब आ चुके थे और सबसे बड़ा उनका जो उन्होंने अनाउंस किया था कि 1970 में अक्टूबर के अंदर उन्होंने इलेक्शंस का अनाउंस कर दिया था। और ख़ास तौर पे वो इलेक्शंस वो वाले नहीं थे जो सदाती इलेक्शंस इससे पहले 1964 या 65 में हुए थे। ये इलेक्शंस में सबसे बड़ी बात ये थी कि 1 मैन 1 वोट का था। वो जो इलेक्ट्रल कॉलेज को फॉर्मुलेट करना या उसको मैनिपुलेट करने का वो सिलसिला ख़त्म हो गया था। 1 यूनिट का उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान वापस जो है वो 5 सूबों में वो हो जाएगा। वो जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वाला डिवीजन वो ख़त्म हो गया था। बलूचिस्तान पहली बार सूबा बना था। जी, बलूचिस्तान इससे पहले सूबा नहीं था लेकिन उसको भी शामिल करने का इस दफ़ा हुआ था। प्लस जो इलेक्शन होने थे वो 2 अलग अलग दिन होने थे, पहले नेशनल असेंबली के होने थे और उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज के भी होने थे। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल एक तरह से आइन का वो जो 62 के आइन के अंदर सारी चीज़ें प्रेसिडेंशियल फॉर्म में थी उसकी नफ़ी करके और वो हो गया। तो ये अनाउंसमेंट ही पे हमने अपनी आखिरी जो नशिस्त थी उसका इख्तिताम किया था। रिजल्ट्स बताइए, मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि आप रिजल्ट्स क्या। उससे पहले थोड़े से मुहर्रिकात उसके बता देते हैं। उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए थे कि अक्टूबर 1970 में इलेक्शन हो जाएंगे। जुलाई 1970 में मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए और वो इस तादाद में, वहाँ फ्लड्स का रिवायत इससे पहले भी थी, ज़ाहिर है वो लैंडस्केप भी ऐसा है, लेकिन ये वाले अनप्रेसिडेंटेड थे। यानी पिछले 20-25 साल में इतने बुरे फ्लड्स जो हैं वो वहाँ पे नहीं आए थे। बारिशों पहले शुरू हुई सिलसिला 2 महीने बहुत शदीद हुआ, कोई 2.5 लाख के करीब मकान जो हैं वो बह गए थे। 10 मिलियन यानी तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर लोग का था जिनको एक्चुअली अपनी नकल मकानी करने की ज़रूरत पड़ गई थी। और तकरीबन कोई उस ज़माने के एतबार से अगर आप देखें तो 1970 में कोई 1 अरब रुपए का नुकसान जो था उसका तखमीना लगाया गया था। तो उसकी वजह से और बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट की वजह से जब आप नकल मकानी को 1 करोड़ लोगों को करनी पड़ेगी तो उसके नतीजे में ये इलेक्शन 2 महीने आगे कर दिए गए। तो पहले अक्टूबर में ऐलान किया गया था, तो बाद में ये फैसला हुआ था कि ये जुलाई के फ्लड्स के बाद ये अब दिसंबर में जो हैं ये होंगे। उसके जो मोडालिटीज़ थी वो बेसिकली ये थी कि 300 सीट्स थी हाउस में, जो नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट थी, उन 300 में से 162 जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान की
लिए थी, और जो वेस्ट पाकिस्तान की जो 4 वो सूबे उसके हो जाते हैं उनके लिए तकरीबन कोई 138 उनके लिए बनती है। जो तकरीबन उस वक्त वोटर्स की तादाद रफली दी जाती है, आबादी तो एतबार से ज़्यादा थी, लेकिन कोई 5.5 करोड़ वोटर्स एलिजिबल थे जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेते। उसमें यह भी कहा गया था कि ये असेंबली जब इलेक्ट हो जाएगी तो इसके 120 दिन के अंदर अंदर इनको कॉन्स्टिट्यूशन और एक नया आइन जो है वो भी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज जो पिछला वाला आइन था चाहे 56 का हो या 1962 का हो, उन दोनों में इनहेरेंट फ्लॉज भी थे और दोनों ही किस तरीके से वो मार्शल लॉ की नज़र हो गए थे। 56 का आइन तो फौरन ही हो गया था और 62 का तो बना ही मार्शल लॉ के दरमियान था, तो वो तो वैसे नहीं था। तो बहरहाल चीज़ें इस लिहाज से वो बिल्कुल सही ट्रैक पे थी। दिसंबर के अंदर वो हो जाता है और इसी से पहले यानी 1 जुलाई को 1970 को जो 1 यूनिट है उसका खात्मा कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में वापस जो है बलूचिस्तान को सूबे के तौर पे एक्नॉलेज किया जाता है। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था वो 4 सूबों में डिवाइड हो जाता है और ईस्ट पाकिस्तान बजाते खुद एक सेपरेट सूबा है। तो एक लिहाज से वो हो गया था। इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन उसके बाद भी जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनके मुकाबले में अक्सर ये कहा तो जाता है कि ये पाकिस्तान के सबसे फेयर इलेक्शंस थे, इस लिहाज से कि शायद इंतज़ामिया की उसमें मदाखलत जो है वो सबसे कम पाई जाती है। उसके बाद तमाम तर जो उससे पहले तो इलेक्शन की नौबत ही नहीं आई 23 साल में पहले थे ना, इसलिए शायद इस वजह से थे। लेकिन अगेन उसके जो नताइज थे उसका अगर आदमी हाइंडसाइट में देखे तो पता नहीं वो कोई बहुत ज़्यादा उसे फेयर कह सकते हैं नहीं, क्योंकि नतीजे तो आपने मानने से इनकार कर दिया। हुआ ये कि 300 सीटों में से, जैसे मैंने कहा कि 162 वो थे जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, उन 162 में से शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जो बाय फार सबसे पॉपुलर पार्टी थी उस पर्टिकुलर ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से की, उन्होंने 162 में से 160 सीटें ली। 2 सिर्फ सीटें थी जहां उनको कामयाबी नहीं मिली, एक नूरुल अमीन साहब और एक राजा त्रिदेव रॉय। तो वो मतलब वो तो स्वीप कहना भी एक्चुअली है, वो तो तकरीबन पूरा ही लैंडस्लाइड हो गया था। जो 138 सीटें जो मगरबी पाकिस्तान की थी उसमें से सबसे बड़ी पार्टी जो इमर्ज करके आई थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी, जिसके ऑब्वियसली लीडर जो थे मेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। 81 सीट्स 81 सीट्स जो हैं वो 138 में से उनको मिली थी। तो इस लिहाज से लेकिन बड़ा एक क्लियर डिवीजन हो गया था। अवामी लीग की कोई सीट उनको वेस्ट पाकिस्तान से नहीं मिली थी और पीपल्स पार्टी को कोई भी सीट ईस्ट पाकिस्तान से नहीं मिली थी। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 300 सीट्स में से अगर 160 सीटें सिर्फ अवामी लीग की हैं, कोई उनके कोएलिशन पार्टनर्स भी हो जाते तो क्लियर मेजॉरिटी तो उनको मिल गई थी। अच्छा, उस इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े किए थे, मतलब पीपल्स पार्टी ने ईस्ट में किए थे? जी बिल्कुल हुए थे। और अवामी लीग के यहाँ जी बिल्कुल भी थे? जी बिल्कुल थे। इस तादाद में नहीं थे कि हर सीट पे होंगे, लेकिन बहरहाल हुए थे। लेकिन नतीजे बड़े इस लिहाज से डिसाइसिव थे कि ईस्ट पाकिस्तान में एक ही पार्टी इमर्ज करके आई, वो तो पूरी की पूरी अवामी लीग ने स्वीप कर लिया था, और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके अलावा जैसे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, वो कन्वेंशन थी, या बाकी से किसी को 9 सीटें, किसी को 7 सीटें, जमीयत उलमा इस्लाम थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान थी, जमात इस्लामी इनको 4-4, 5-5, 6-6 सीटें करके वो था। लेकिन बाय फार वेस्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आई। नतीजा ये हुआ कि अब ये दिसंबर में इलेक्शंस हो गए, उनके नतीजे भी आ गए। लॉजिकल तो ये था कि सबसे बड़ी पार्टी क्योंकि ओवरऑल अवामी लीग बन के उभरी है तो उसको हुकूमत की दावत दे देनी चाहिए थी। लेकिन याहिया खान साहब और उनके जो इमीडिएट किचन कैबिनेट टाइप की जो थे, उनका ये मानना था कि अवामी लीग और ख़ासतौर पे शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो पाकिस्तान, उनका तो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था, उन्होंने 1968 में अपने वो 6 नुकात के ऊपर उन्होंने अवामी लीग ने एक मैंडेट दिया था। उन्होंने 6 नुकात में काफ़ी सारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बातें की थी, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप में यह खदशा था कि ये पाकिस्तान से अलहदगी की बुनियाद होगी और इनके कुछ ताल्लुकात, अगरतला कंस्पिरेसी भी वगैरह के इल्ज़ामात के इनकी इंडिया से बहुत ज़्यादा इनके ताल्लुकात और रवाबित हैं और ये मशरक़ी पाकिस्तान को सेपरेट करना चाहते हैं। ये उनकी एक परसेप्शन था। हालांकि जब तक कम से कम अवामी लीग के एतबार से या शेख मुजीबुर रहमान के किसी भी स्टेटमेंट से उस वक्त तक ऐसा कोई इंडिकेशन ये ख्याल इलेक्शन से पहले नहीं किया जा रहा था, ये इलेक्शन जीतने के बाद हुआ। देखिए, अगरतला या इससे पहले जो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट भी किया था, ये बिल्कुल आखिरी दौर है अयूब खान का, या उससे पहले भी जो 6 नुकात के ऊपर जो बैकलैश आया था उसमें तो ये खदशात का उसी वक्त इजहार किया गया था। लेकिन बाय फार एक सबसे, या तो आप इलेक्शंस करवाए हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि उसके जो नताइज हैं वो आपकी मर्जी के मुताबिक हों, या आपको खदशा हो कि इस पर्टिकुलर पार्टी का अगर हुकूमत में आना हो जाता है तो ये पाकिस्तान की नफ़ी होगी या इसमें कोई नुकसान होगा।
तो ये इलेक्शंस के फिर ये अगर आपने इलेक्शन खेलना है या उसमें कोई आपके जमहूरी किसी भी इक़दार पर आपको कोई ट्रांसफ़र ऑफ पावर करनी है, तो उसमें तो ये है कि अगर वो मेजॉरिटी उन्होंने इलेक्शंस में सीट्स ली हैं तो फ्रैंकली दे नीड टू बी गिवन पावर। ये इसमें आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, सेलेक्टिव के है तो, लेकिन इसमें हम सोचते हैं कि शायद इनकी वजह से नुकसान हो। तो बहरहाल उन्होंने नहीं बुलाया सेशन, ये इसी तरीके से एक वो होता रहा। एक तो वैसे ही अगर आप देखें तो हम इससे पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि ये कोई अचानक जो 1971 में सानहा होता है, ये अचानक नहीं था। ये इसकी कोई 23 साल की एक हिस्ट्री है जिसमें हमारे रवैयों से, हमारे किसी हद तक इस्तेहसाल से वो शायद उस नौबत तक बात पहुंची कि वो अल्टीमेटली पाकिस्तान का आधा हिस्सा हमारे पास से चला गया फ़ौरन ही, चाहे वो लैंग्वेज के एतबार से बंगाली को कौमी ज़बान के एतबार से एक्सेप्ट करने की रेजिस्टेंस हुई। फिर हमने अयूब खान साहब के दौर में जब डिस्कस किया था कि कोई ऐसा बड़ा मंसूबा आपने उस जगह पे नहीं किया, आपने डैम भी बनाए, चाहे वो तरबेला या मंगला, या फेडरल कैपिटल भी आपने कराची से शिफ्ट किया तो वो भी आपने इसी इलाके में किया, आपने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं की। उनका मानना ये था कि सीनियर ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस में या मिलिट्री में रिप्रेजेंटेशन में या इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर कैबिनेट्स में भी उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती। तो ये कोई 23 साल का लावा पक रहा था जो शायद उस वक्त, और ख़ास तौर पे अब आपने इलेक्शन पहली दफ़ा करवाते हैं और इलेक्शन में ओवरऑल जब आप उनको मानते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है तो 300 में से अगर उनकी मेजॉरिटी सीट्स बनती हैं तो लॉजिकली आप वो भी उनको देने पे तैयार नहीं। सही। अच्छा सर, इलेक्शन हो गए, 160 सीटों में से 162 सीटों में से 160 जो है अवामी लीग को हो गई और भुट्टो साहब ने यहाँ पे 84 ले ली गालिबन, ठीक है, 81 जी, 81, ठीक है। तो अब सर मुझे बताइए कि फिर आगे चलकर हुकूमत अगर देखा जाए नंबर पेपर्स पर नंबर को देखें तो अवामी लीग की बननी चाहिए, बिल्कुल। तो हुआ क्या? नहीं बनी। मार्च के अंदर उन्होंने इसी बात को सोचते हुए 3 महीने इलेक्शंस के होने के बाद भी जब कोई नतीजा खेज चीज नहीं हुई तो उन्होंने इसमें नतीजा खेज क्या चाहिए था? ये तो मतलब नंबर्स हैं ना, क्योंकि सेशन बुलाने के लिए तो क्योंकि सदर साहब ही बुलाएंगे ना, तो वो बुलाने के तैयार नहीं थे और उनको ये खदशात जो थे वो यही इसका इज़हार कर रहे थे कि क्योंकि इनके ऊपर ये खदशा है कि शायद ये प्रो इंडिया पॉलिसी या अलग होने की बात करेंगे या लिबरेशन की बात करेंगे, तो इस लिहाज से वो मसला है। बहरहाल मार्च के अंदर जब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ये चीज़ें और ज़्यादा भी गम गुस्सा वहाँ पे लोगों में पाने लगा तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी 23 मार्च को 1971 में, और उसके नतीजे में एक्शन लिया गया। एक बहुत सारा डिस्ट्रस्ट, एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक जलती पे तेल आपके इलेक्शन रिजल्ट्स ना मानने के नतीजे में अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा और उस पर आप उस तरीके से जबरी एतबार से उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, ये हमेशा इसका नताइज कभी भी अच्छे नहीं गुजरते, हमेशा मनफी निकलते हैं और तारीख भरी पड़ी है आपके पास। लेकिन समहाउ शायद उस वक्त आदमी जब पावर में होता है और समझता है कि डंडे के जोर पे वो कुछ कर लेगा हासिल, तो शायद इन चीज़ों को इग्नोर करना आसान हो जाता है। मगर सर देखिए, माजी में हमने पाकिस्तान में भी देखा है और मुल्कों में भी होता है कि जब इलेक्शन के बाद नतीजे आते हैं बहुत सी पार्टियां नहीं मानती और फिर रिजल्ट्स के खिलाफ एहतजाज भी होते हैं, मगर ऐसा तो कुछ नहीं होता कि मुल्क टूट जाए। देखिए, मुल्क इस वजह से तो नहीं, लेकिन एक बहुत अहम इसकी मुहर्रिकात वो थे। मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें 23 साल से चलता एक्यूमुलेट होते हैं। टिपिंग पॉइंट जो आया वो ये आया कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई, उन्होंने कहा जी हमारा हक तो हमें वो करें, जब वो नहीं हुआ तो आपने मिलिट्री एक्शन लिया और उसको बुनियादी तौर पे आपने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें हालात को काबू में लाने की बुनियाद पे आपने वो किया। इधर भुट्टो साहब ने भी अपने तमाम जो वेस्ट पाकिस्तान के जो इलेक्टेड लोग थे जो यहाँ से जीते थे, उनको भी कहा था कि वो सेशन जो है वो अगर होगा भी तो वहाँ नहीं जाओगे। अच्छा। उस ज़माने ही में एट्रीब्यूट किया जाता है मार्च के अंदर महीने में कि अखबार एक आज़ाद डेली आज़ाद के नाम से अखबार था, जिसमें एक हेडलाइन छपती है, भुट्टो साहब का एक जलसे से खिताब था। उन्होंने कहा, बकौल उनके कुछ और था, हेडलाइन जो अगले दिन आई वो आई उधर तुम इधर हम, जिससे इंडिकेशन ये है कि बस अब ये इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगले ही दिन भुट्टो साहब ने उसको डिनाई भी किया। उसके जो एडिटर थे अब्बास अता साहब, उन्होंने भी ये कहा कि ये ज़ाती मेरी इख्तरा थी, लेकिन अगेन मेरे ख्याल से वो इतने आसानी से लोगों ने वो डैमेज उसका कुछ हद तक वो हुआ था। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो उसके बाद जो जितना ये मिलिट्री एक्शन होता है, मिलिट्री एक्शन मार्च के महीने से शुरू हो जाता है और एक तरह से वो एक सिविल वॉर टाइप की शुरू हो गई थी।
उनका एक आर्म्ड विंग मुक्ति बाहिनी जिसे कहा जाता है वो था, जिसमें ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं से उनको मिलिट्रियली और जहन साजी की भी असिस्टेंस कहीं ना कहीं इंडिया ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। लेकिन मसला ये कि एक दुश्मन मुल्क है और आप उसकी नीयत अच्छी तरह जानते हैं, आप 2 जंगें उससे लड़ चुके हैं, आप इतना मौका उसको दे ही क्यों रहे हैं? बहरहाल आप ये तो है ना, एक अंदरूनी मामला है। अगर कुछ लोग आपके एक मुल्क का बड़ा हिस्सा आपके पॉलिसी से या किसी चीज़ से इख्तलाफ कर रहा है तो ये बात तो आपस में सुलझाने की है ना। आप क्यों उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो बराबर में जाके किसी दुश्मन मुल्क के साथ अपना मंसूबे जो हैं वो बनाए। बहरहाल मिलिट्री एक्शन होता रहता है मार्च से लेके नवंबर तक, ये कंटिन्यूसली होता रहता है और वो कोई बहुत ज़्यादा हमारी तारीख का कोई सुनहरा नहीं बल्कि काफ़ी शर्मनाक सबाब है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जर्नलिज्म हमने पहले भी डिस्कस किया था, सारा कंट्रोल्ड प्रेस होता था, चीज़ें यहाँ छपती ही नहीं थी। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जितना कुछ रिपोर्ट किया है वो काफ़ी हौलनाक चीज़ें हैं। उसमें चाहे लोगों के ऊपर नज़रबंदी हो, कत्ल गारत हो और बहुत सारे क्राइम्स जो ये जो आपने ऑपरेशन का भी नाम लिया, तो जब ये शुरू हुआ तो वहाँ हो क्या रहा था? मतलब क्या कर्फ्यू लग गया था जी पाकिस्तान इनिशियल में? तो उन्होंने, जैसे मैंने कहा ना, सिविल डिसोबीडियंस, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी बात मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। उनको प्रोटेस्ट को जब कंट्रोल करने, मुख्तलिफ शहरों में जब प्रोटेस्ट करते हैं आप तो जाने भी गई इसमें? जी बहुत सारी जाने गई, बहुत सारी जाने गई, लोगों को उठाया भी गया, नज़रबंदी भी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। और ऐसी इतनी बड़ी, जब बहुत सारा क्यूमुलेटिव आप लोगों का गुस्सा हो और जब आप उसमें इस कस्म के फोर्सफुल एक्शंस लेते हैं या जबरी आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो और ज़्यादा उभर के सामने आता है। और दोनों तरफ नुकसान होता है। नुकसान तो मुल्क का ही होता है, वो तो फिर भी होगा, लेकिन मसला ये कि कंट्रोल हो नहीं पाता। आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा कंट्रोल और वो हमेशा उसके मनफी नताइज होते हैं। वहाँ भी यही हुआ, ये बढ़ती गई चीज़। जब उनके ऑब्वियसली वायलेंस वहाँ से भी होता था। अगर आप सरकारी इमलाक को जलाएंगे या कुछ हंगामे करेंगे या कुछ भी करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नेगोशिएशन टेबल पे बिठाना तो चाहिए था, इंगेज तो करना चाहिए था। आपने उनको ये सोच के कि ये गद्दारी कर रहे हैं और ये तो मुल्क से अलग होना चाहते हैं और डंडे के जोर से या पकड़ के या मार के या जो भी कुछ करके, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। तो इट वॉज नॉट डेल्ट विथ प्रॉपर्ली। हाल ही में, क्योंकि अभी ये रिसेंटली अक्टूबर से ये पिछले अगर 8 महीने या 7 महीने 2024 का अगर हम लगाएं तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग कोरिलेशन इस लिहाज से भी बनता है। मसलन कल ही हमने देखा कि जो पिछले 2009 से वहाँ की वज़ीर आज़म थी शेख हसीना वाजिद, उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। और ये डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके दौर में हसीना वाजिद पहली दफ़ा तो 1996 में बनी थी वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद उनकी अगली बारी 2009 में आई और उसके बाद से 15 साल से वो लगातार वही पावर में थी। और इस दौरान बांग्लादेश ने इम्प्रूवमेंट भी देखी, बहुत ग्रो हुई। 2022 में मुझे याद है कि कोई 7.2% उनकी जीडीपी ग्रोथ थी, विच वाज फिनोमिनल। मतलब चाइना के बाद दुनिया में गारमेंट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बांग्लादेश। 3 गुना 10 साल के अरसे में 3 गुना पर कैपिटा इनकम बढ़ गया उनका, तो डेफिनेटली आया। लेकिन कोविड के बाद वो भी एक तरह हुआ और जिस पे ये सारे हंगामे शुरू हुए थे, ये बात अगर वैसे देखा जाए तो लगता है कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस पे पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो तख्ता जो है कोटा सिस्टम, और उसमें कोटा सिस्टम भी ये को पहली दफ़ा नहीं हुआ, 2018 में भी हुआ था। उस वक्त रिएक्शन अगर हुआ भी था तो कंट्रोल में हो गया था। सारा यूथ ड्रिवन है ये, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपको नज़र आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ कोटा सिस्टम नहीं है, ये बहुत सालों का ऑपरेशन और जुल्म और कंट्रोलिंग और अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स होते हैं। बिल्कुल, जो क्यूमुलेट होकर लोगों का गुस्सा किसी ना किसी चीज़ पे वो फट पड़ता है तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये तकरीबन अभी हमने जो बांग्लादेश में देखा है, ये बिल्कुल हसीना वाजिद का जो तख्ता उल्टा है, ये वही तकरीबन है जो 71 में इस लिहाज से बिल्कुल उल्टी तरीके से हुआ था कि वो बहुत सालों का गुस्सा था जो एकदम से फटा है, क्योंकि उनके साथ तवातुर के साथ हुआ भी। और आई थिंक इलेक्शंस फाइनली उसमें ना उनका मैंडेट एक्सेप्ट करना फाइनल वो था। बहरहाल ये सिलसिला जारी रहता है। इसी के दौरान नवंबर के अंदर इसमें बाकायदगी से इंडिया का एक वर्जन ये आ रहा था कि क्योंकि वहाँ पे जो भी सिविल मिलिट्री एक्शन लिया जा रहा है ईस्ट पाकिस्तान में, उसके नतीजे में बॉर्डर क्रॉस करके उसके इलाके के अंदर बहुत सारे बंगाल से लोग आ रहे हैं और हम इतने लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो नकल मकानी करके वापस इधर आ रहे हैं, इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने वार्न किया, सब कुछ हुआ, लेकिन नवंबर के अंदर बाकायदगी से
उन्होंने जंग शुरू हो गई। 23 नवंबर गालिबन था जिसमें हुआ, और अगले 2 से 3 हफ्ते तक बाकायदगी से जंग हुई है। उससे पहले भी नहीं, ये जंग शुरू मतलब इसे क्या कह सकते हैं हम? देखिए, मिलिटरीली तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो पहले भी चल रहा था कि इंडिया ने इंटरफेयर किया ईस्ट में, तो वो बात की बात है, वो बात की बात है। हमने उससे पहले तो हमारा ये इल्जाम था, और ये बात सही थी कि मुक्ति बाहिनी जो आर्म्ड विंग था अवामी लीग का, वो बाकायदगी से उनको ट्रेनिंग और आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडिया सप्लाई करता है, और ये बात सच है। ये बाकायदगी से स्ट्रेटेजिकली जो जंग भी जो हुई है, जब बाकायदगी से, तो इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने मिलके स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वो जंग लड़ी। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, ये हकायक है। लेकिन उसके अलावा आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ों की जो नौबत आई वो किस तरह से। शेख मुजीबुर रहमान पहले ही से जेल में थे, ये इसके बाद ये पूरी आम, और कुछ 6 महीने आपने बहुत कोशिश कर ली मिलिटरीली हालात को काबू करने में, वो आप नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस, एक तरह की सिविल वॉर आपके मुल्क के अंदर हो रही थी। नवंबर के अंदर इंडिया का ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट रहे थे कि जी ये तो हमारी वजह से, क्योंकि ये बहुत सारे रेफ्यूजीज हमारे बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पास आ रहे हैं, तो हम अब हमारी नागुज़ीर है कि हम इसमें शामिल हो जाएं। उसमें उनकी बदनीयती बिल्कुल है, उनकी जो भी सफाकी या जो भी कुछ कहिए, लेकिन अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपने मौका दिया ना उन्हें। नवंबर में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जनरल A.K. नियाज़ी वहाँ पे लीड कर रहे थे जो पूरा ऑपरेशन था, और उनका जाहिर सी बात है जो यहाँ रिपोर्ट होता था पाकिस्तान के अंदर, वो रावी सुख चैन ही सब कुछ लिखा होता था। इवन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। वो किसी भी एतबार से कोई बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में नहीं जा रही थी। एक तो वहाँ तो मेजर सिविल वॉर थी, और बाकायदगी सब तो जंग शुरू हो गई थी 2 मुल्कों के दरमियान, जिसमें आपके जो रहने वाले वहाँ के मुल्क के लोग हैं वो आपका नहीं, आपके दुश्मन फौज का साथ दे रहे थे। तो एक तो वो है, प्लस ऑब्वियसली जब फुल स्केल वॉर होती है तो उन्होंने इस बॉर्डर के ऊपर भी मुख्तलिफ जगह पे अटैक्स किए थे। इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान याया खान साहब ने नूरुल अमीन साहब को एक तरह से, क्योंकि अभी तक मुल्क में कोई निज़ाम तो था नहीं, दिसंबर 1970 में इलेक्शन हुए और दिसंबर 1971 हो गया, 1 साल यही चल रहा था। उसी दौरान में उन्होंने ये करके कि नूरुल अमीन साहब को सदर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, खुद तो सदर थे ही, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर करके और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसमें उनको ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस में वो गए भी थे। दिसंबर 1971 ही की बात है, 10 दिसंबर गालिबन है कि वो वहाँ यूनाइटेड नेशंस में भी गए। वो एक काफ़ी जज्बाती उन्होंने तकरीर भी की, वो हम देखते भी हैं कि पेपर्स फाड़ते हैं। उन्होंने बेसिकली सीज़ फायर की बात की थी लोग, और वहाँ पे उनको लगा, भुट्टो साहब को ये स्पीच से भी इंडिकेशन आता है कि ये बहुत ज़्यादा मज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, ये कोई डायरेक्ट एक्शन लीजिए, जंग हो रही है वहाँ पे, लोग सिविल वॉर एक मुल्क में हो रही है, तो आप कम से कम काबू करने के लिए यूनाइटेड नेशंस कुछ तो करे, या सलामती काउंसिल कुछ तो कम से कम करे रोल अदा। खाली रस्मी अगर कार्रवाई करनी है, लफाजी करनी है, तो वो नहीं था। बहरहाल उसका कोई ख़ास नतीजा हो नहीं सका, और 16 दिसंबर को 1971 वो एक बहुत ही इस लिहाज से अफसोसनाक दिन, तो मेरे ख्याल से बहुत छोटा लफ्ज़ होगा इसका, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन कर दिया। नहीं, तो 16 दिसंबर को भारतीय फौजें ढाका में दाखिल हो गई जी, उससे पहले हो गई थी, एंड अल्टीमेटली आपके जो आपने उस पर आपने हथियार डाल दिए बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए। 16 दिसंबर को वाज द डे जिस दिन फॉल ऑफ ढाका मटीरियलाइज हो गया था। एक तो अगर, क्योंकि हम सब वो हैं जिनकी पैदाइश 1971 के बाद हुई है, अगर आप उसके बारे में, सानहे के बारे में पढ़ते हैं या अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं, या कोई टीवी टॉक शो में या किसी पॉडकास्ट में या किसी डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं, तो आप अफसोस तो कर सकते हैं, लेकिन शायद उस शिद्दत को आप शायद महसूस नहीं कर सकते जो वो शख्स करेगा जो 1971 दिसंबर में इतना शऊर या इतना होश रखता था कि वो समझ सके कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ। आपका एक मुल्क है, 23 साल से वो बना हुआ है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो आपसे इतनी नाला, आपके रवैये से, आपके इस्तेहसाल से इस हद तक पहुंच गई है कि वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। आप एक जंग लड़ते हैं, आपका एक दुश्मन मुल्क उनका साथ देता है, आप जंग लड़ते हैं, और वो जंग में भी आपने कोई बहुत ज़्यादा दिलेरी का सामना नहीं किया, आपने हथियार डाल दिए, अल्टीमेटली यू सरेंडर्ड। ये बहुत ज़्यादा कर्ब और तकलीफ़ और एक शर्मिंदगी का बायस होती है।
तो वो इस लिहाज से इससे ज़्यादा तकलीफ दे दिन शायद हो नहीं सकता किसी मुल्क की तारीख में। और ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्रैंकली हम सब पाकिस्तानियों को ये वो कड़वा घूंट है या वो ऐसी तल्ख याद है जिसके साथ जीना पड़ेगा। ये हुआ है हमारे साथ। अच्छा सर, उस वक्त फिर ज़राए इब्लाग क्या कह रहा था? रावी चैनी चैन तब भी लिख रहा था जब जर्नलिज्म में तो खैर फ्रैंकली नहीं, जर्नलिज्म से ज़्यादा भी फैसल आप अगर उस ज़माने का लिटरेचर भी उठाएं ना, तो आप रेजिस्टेंस कहीं भी होती है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा जाता है ना। आप तमाम ये आपका जो मैन ऑफ लेटर्स हैं, वो चाहे शायर हों, वो चाहे अफसाना निगार हों, वो इंटेलेक्चुअल्स हों, वो इस तमाम यानी 1970 से लेके अगले 2 साल तक जब ये होता है उसके बारे में आप लिटरेचर उठाएं, कोई बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं कहा। फैज़ साहब की वाहिद नज़म 1974 की है, जब वो पहली बार भुट्टो साहब के साथ बाद में गए थे और उन्होंने वो लिखी थी। लेकिन उसके अलावा इस दौर के अंदर जर्नलिज्म तो बिल्कुल ही, जो भी कोई आपको चीज़ें अकाउंट्स मिलती हैं वो बाहर की रिपोर्टिंग मिलती है या बाहर की डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ भी न्यूज़ रिपोर्ट्स या फाइलिंग होती थी वो बाहर के मिलते हैं। यहाँ तो ना जर्नलिज्म में होता था, और प्रेस अगर कंट्रोल था तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो अदबी शख्सियात होती हैं वो उसके बारे में, उन हालात के बारे में या उन तमाम मुहर्रिकात के बारे में जो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जिसके नतीजे में ये हुआ है, कुछ तो लिखा जाता है। अभी आज के दौर में हम देखते हैं कि वो जो है वो शायरी नज़म लिखी जा रही है, फिर गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर वो डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग। आज के दौर, चाहे वो KPK में हो, चाहे बलोचिस्तान में हो, जो भी कुछ हो, एक कुछ ना कुछ फॉर्म लिटरेचर तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का ही नाम होता है ना कुछ तो आदमी करता है। ठीक है, आपने पाकिस्तान स्टडीज से तो उसके बाद सारी वो चीज़ें हज़फ करके सिर्फ उसको इंडिया का कारनामा कर दिया कि उनकी बदनीयती के बुनियाद पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। लेकिन वो चले, पाकिस्तान स्टडीज़ क्योंकि हमेशा स्टेट के हाथ में होती है या जो भी कुछ माशरती अलूम या इस लिहाज से या हिस्ट्री की बुक्स में, तो वो तो अब वो चैप्टर भी सर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता है। जी, वो इतना मुख्तसर होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया। अच्छा सर, 16 दिसंबर को भारतीय फौजें ढाका में दाखिल हुई, तो सर यहाँ हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान में खबरें कैसे पहुंची, कैसे पता चला? क्या रेडियो पर? जिस दिन फॉल ऑफ ढाका हुआ है 16 दिसंबर को, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था, उस दिन भी अखबारों की हेडलाइन जो थी वो याया खान साहब का स्टेटमेंट था कि वी विल फाइट टिल द लास्ट। तो वो तो कंट्रोल्ड चीज़ें थी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, वो तो जो हो चुका था वो हो गया था। वो साइन कर चुके थे। जी, मतलब आपके पास से जा चुका था, आप जंग हार चुके थे, और इस जंग के नतीजे में आपको वैसे नुकसान, एक तो आपका आधा मुल्क, उससे ज़्यादा तो कोई टैंजिबल तरीके से आप वो नाप तो सकते नहीं है, लेकिन आपको इवन टैंजिबल फॉर्म में भी बहुत नुकसान हुआ था। आपकी आधी नेवी आपने खो दी थी, आपकी आधे तकरीबन एयरफोर्स के प्लेन्स, और आपकी 1/4 आर्मी के आपको नुकसान हुआ था। 5000 स्क्वायर माइल्स आपका वेस्ट पाकिस्तान का ऐसा एरिया था जो इंडिया ने कब्जा किया हुआ था, ये सारी ये 2.5-3 हफ्ते की वॉर के अंदर। प्लस आपके कुछ 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वहाँ पे, जिसमें ज़्यादातर लोग मिलिट्री के ही थे जो वहाँ पे उनके कब्जे में थे। तो मोराल आपका क्या होगा, ये तो आप मतलब सोचने की बात है कि वो नहीं। मोराल सर वो खबरों की हेडलाइन से नजर तो आ रहा है। जी, वो तो डिलूजनल है ना। वो तो एक जब आदमी समझता है कि जिसे हम एक ऑस्ट्रिच लाइक सिचुएशन कहते हैं कि शुतुरमुर्ग सर के अपना जमीन के नीचे देता है और कहता कोई एक्चुअली सकून ही सकून है। सर ये मैं मेंटलिटी समझना चाह रहा हूँ कि वहां पर हम सरेंडर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और यहाँ पर अखबारों में हम खबर लगा रहे हैं कि हम प्रेस कंट्रोल्ड है ना। देखिए, जब प्रेस कंट्रोल्ड होता है ना, तो जो वो लोग जो सरकारी अफसरान जो जिम्मेदार होते हैं वो प्रेस कंट्रोल करने के या कोई भी चीज़ में, वो समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो है उनको नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान में हाल में इलेक्शंस आपने देखे नहीं? क्या ये मुमकिन है कि मुल्क टूट जाए और किसी को पता ना चले? आप रिसेंट अगर पास में ये जो अभी इलेक्शन 2024 में हुए हैं, इससे कुछ महीने पहले तक जो स्ट्रीट पे या जो भी अगर आप रिपोर्टर हैं या आप कोई भी खबर न्यूज़ गैदरिंग के उससे वाबस्ता हैं, तो आपको पता था कि इस वक्त स्ट्रीट पे वाइब क्या है। और लग रहा था जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्शन के या जो नताइज के लिए अपने आप को जिम्मेदारान समझते हैं, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया में थे। और उनका यही था कि जब आप स्टेट कंट्रोल कर दें या किसी हद तक मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर दें तो शायद नताइज बहुत ज़्यादा आपकी मर्जी के मुताबिक ही आएंगे और उसके अलावा नहीं होगा। लेकिन वो चाहे डिजिटल देखिए, शायद उन्होंने उसको अंडरमाइन किया, शायद उन्होंने वोटर्स को अंडरमाइन किया, लेकिन वो बिल्कुल उसके बरक्स आए ना जो उनके, वो आज तक हम वो जो उसकी चपकलिश है उसको महसूस कर रहे हैं कि वो ना वो रिजल्ट्स किसी तरीके से किसी को काबिल कबूल हैं और ना नहीं मैनेज हो पाया, अब भी मैनेज नहीं हो पा रहा। तो वो जो मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो वाली चीज़ है वो हर चीज़ में नहीं हो सकता।
और सारा इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, तो वो उसको आप माने या ना माने, या आपका प्रेस उसको लिखने की इजाजत हो या ना हो, वो हो चुका था। तो वो तो मतलब उसके अलावा तो कोई था ही नहीं। अवामी रिएक्शन क्या था सर उसके बाद? आई थिंक शॉक था, इनिशियल तो शॉक था, लेकिन शॉक इस सब कुछ के बावजूद भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि 16 दिसंबर को ये होता है। 18 दिसंबर को याहिया खान साहब, जिनके मातहत ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो उस वक्त सदर थे, आर्मी चीफ भी थे, वो एक ड्राफ्ट नया तैयार करते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि याहिया खान साहब का सदर रहना नागुज़ीर है, और 2 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अगले 3 साल तक मजीद उनको रहना चाहिए, यानी 5 साल का उनका टेन्योर जो है वो नागुज़ीर है, और वो किसी तरीके से वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरीके से वो करने की कोशिश उन्होंने की। आधा मुल्क होने के बाद जी जी उनका रहना अगले 3 साल के लिए जरूरी जी हाँ, भुट्टो साहब क्योंकि अभी वापस नहीं पहुंचे थे, तो ये रेजिस्टेंस इस हद तक विद इन द आर्म्ड फोर्सेज आई। एक्चुअली ये 18 दिसंबर को एक अपेरेंटली कहा जाता है कि GHQ में एक मीटिंग में उन्होंने जब ये जवाब तराश किया, तो वो एक ग्रुप ने काफ़ी वहाँ रेजिस्ट किया कि नहीं, अब आप कुछ नहीं करेंगे, और बेसिकली बेहतर है कि जो भी अब बचा है पाकिस्तान, उसके जो इलेक्टेड वो लोग हैं उनको आप वो इक़्तिदार जो है वो दे दें। यानी बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, वही 4 सूबे बचे थे। उसमें भी एक रेजिस्टेंस जो याहिया खान साहब के सपोर्ट में लोग थे, उन्होंने कहा चलें याहिया खान साहब को अगर हटाना भी है तो एक और हम फौजी कमांड, अगले उनके जो नेक्स्ट इन कमांड है उनको दे देते हैं, मुल्क की भागदौड़ ये सिविलियंस के बस की बात नहीं है। उसमें भी ना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ के बाद भी जो इख्तदार में रहने की जो हवसी कहिए से, वो बिल्कुल अपनी जगह बरकरार थी। बहरहाल वो नहीं हुआ। विद इन द आर्म्ड फोर्सेस रेजिस्टेंस बहुत शदीद आया हुआ। ये उसके बाद 18 दिसंबर को गालिबन या 19 दिसंबर को याहिया खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। भुट्टो साहब 20 दिसंबर को वापस पहुंचे, और उस वक्त क्योंकि निज़ाम वही था, तो भुट्टो देन टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। पहली दफ़ा हुआ था कि एक सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन चलें ये भी बहुत सारी अनोखी बातें इस मुल्क में हुई हैं, वो भी सही। लेकिन बहरहाल याहिया खान साहब का जो था वो दौर, वो इस लिहाज से ख़त्म हुआ, और वो उस दौर में कोई ऐसी यादगार चीज़ हुई नहीं थी जिसको कोई बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। अच्छा सर, कोई प्रोटेस्ट देखने में आया कि मतलब आधा मुल्क चला गया है, अवाम को कुछ मतलब होश आया हो कि गलियों में कुछ लोग निकले? ऐसा वाकई मोराल उस ज़माने में बिल्कुल कुछ सुनने को या जो भी कुछ था कि बहुत ही या हम इज्तिमाई तौर पर बंगालियों को वाकई कबूल करने के उसमें नहीं थे हम, कि किसी हद तक इल्ज़ाम फौज पे जाता है कि वो जंग हार गया, सरेंडर कर दिया। मैंने जो इज्तिमाई तौर पर मैंने जो लिटरेरी सर्कल्स की बात की, या इवन अदरवाइज भी, मतलब आदमी कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए ना। तो एक लिहाज से आपको उस जमाने की, इस मुल्क के हिस्से की वो जहनी कैफियत का भी अंदाजा होता है। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इससे तो यही लगता है कि हम बंगालियों को भोजी समझते थे एज अ नेशन। जी, और शायद मतलब एक लिहाज से बेहिसी कहिए या कुछ अजीब ही माइंडसेट हुआ, जिसके नतीजे में आपको एक, चलें सियासतदान का तो अपना इंटरेस्ट हो सकता है कि वो यहाँ पे इख्तिदार में आना चाहते, फौज का या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, खासतौर पर मिलिट्री डिक्टेटर का एक अलग बिल्कुल पर्सपेक्टिव था, वो किसी तरीके से कब्जा करना, अपने इख्तिदार पे कब्जा करना। लेकिन एक आम आदमी का या लिटरेरी सर्कल्स का या इंटेलेक्चुअल्स का या सिविल सोसाइटी का कोई ना कोई तो रिएक्शन होता है ना। उसके बारे में हम बहुत अरसे के बाद बात आज तक कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त अगर देखा जाए तो एक सन्नाटे या सुन वाली कैफियत जो होती है ना, कि रिएक्ट करने को, या तो शौक इतना बड़ा था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कोई आपको ऐसे ऑर्गेनिक किसी किस्म का गुस्सा या गम गुस्से का इजहार सोशल लेवल पे नहीं नजर आता। यानी पूरी कौम ने कबूल कर लिया था कि अलग मुल्क बन गया तो खैर है। जी, खैर तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल अगर था भी रिएक्शन तो किसी ने कोई इजहार उसका आपको बहुत ज्यादा रिकॉर्डेड एक कलेक्टिव लेवल के ऊपर नहीं नजर आता। बहरहाल भुट्टो साहब, फिर शिमला मुआहदा हुआ कुछ? जी, वो तो उसके बाद हुआ, लेकिन भुट्टो साहब जब प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद जनवरी ही के अंदर, ये दिसंबर का तो ये सारा है ही वाकया, जनवरी 1972 में शेख मुजीबुर रहमान साहब को रिलीज कर दिया गया। वो जब से जेल में थे कई महीनों से, वो पहले लंदन गए, लंदन से वापस 10 दिन के अंदर पहुंचे, और फिर बांग्लादेश में जनवरी ही के अंदर उन्होंने फंक्शनली वजीर आज़म बांग्लादेश के एक नई मुल्क के एतबार से उन्होंने काम अपना करना शुरू कर दिया था। यहाँ जनवरी में भुट्टो साहब जब पहले आए, जो उनका सबसे बड़ा पहला टास्क था वो तो ये था कि आइन को एक प्रॉपरली शक्ल दी जाए, ताकि कम से कम वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो सारी चीज़ों का फंक्शन हो। तो उन्होंने कमेटी बनाई जिसका काम किया, साथ ही उन्होंने इस्लाहात और काफ़ी तेज़ रफ्तारी से इस्लाहात शुरू किया। वो सबसे पहले उन्होंने नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, और नेशनलाइजेशन का प्रोसेस ज़ाहिर एक आसान काम नहीं होता।
बुनियादी तौर पे उनका, क्योंकि वो सोशलिस्ट सारी उनकी जो कैंपेन थी इलेक्शन की और वो सारा कुछ वो उस माइंडसेट से उन्होंने सारा किया था। वैसे सर नेशनलाइजेशन आपके ख्याल में एक अच्छा आइडिया है? ऑन पेपर तो है, प्रैक्टिकली पता नहीं होता है या नहीं, क्योंकि उसका नतीजा देखिए, दुनिया में कोई भी निज़ाम हो, कोई भी प्रोसीजर हो, कोई भी नज़रिया हो, उसके रिजल्ट जस्टिफाई कर देते हैं कि कोई आपने उसमें कामयाबी हासिल की या नहीं की। नेशनलाइजेशन के नतीजे में आपने जो इकोनॉमिकली बर्बादी और जो इनएफिशिएंसी को जन्म दिया है, कौन सी ऐसी सरकारी कॉरपोरेशन आज है जिसको हम कह सकते हैं कि उसने कोई बहुत खाता, आज सब मुझसे वाइट एलिफेंट्स ही कहते हैं ना। हद तो ये कि ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी के दौर में ही चैंपियन हुआ, और 90s में जब बेनज़ीर भुट्टो दोबारा पावर में आई पीपल्स पार्टी में, तो डी नेशनलाइजेशन की ना सिर्फ ड्राइव शुरू हुई, आज भी पीपल्स पार्टी इख्तिदार में तो मौजूद है। ये सारे हम स्टेट लेवल कॉरपोरेशंस को अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ माइल होते हुए पीआईए तक, जो पीआईए तो नेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, वो पहले ही से हुकूमती वो था, आज उसको भी हम बात कर रहे हैं, या स्टील मिल या बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। नेशनलाइजेशन का इस लिहाज से एक वो था कि भुट्टो साहब का ये मानना था कि ये भुट्टो साहब का बुनियादी तौर पर, क्योंकि अयूब खान के अगेन सबसे बड़ा ये था कि 22 खानदान हैं जो सारी मुल्क की जो दौलत है उस पर काबिज है, तो क्योंकि वो सारी उन्होंने उसके काउंटर अपनी इलेक्शन कैंपेन की और पीपल्स पार्टी का वजूद भी उसी बेसिस पे रखा था, तो उन्होंने बुनियादी तौर पे इसको सारा सरकारी तहवील में देने की बात की। 1972 में फ़ौरन ही पहले कोई 10 उन्होंने इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की, जो हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज, मटेरियल्स, मिनरल्स, इस लिहाज से स्टील एंड आयरन के जो वर्क्स थे, उससे कोई 31 यूनिट थे जो उन्होंने सरकारी तहवील में ले लिए। अगली बारी आई इंश्योरेंस कंपनीज की, कोई 12 के करीब इंश्योरेंस कंपनीज थी जिनको सरकारी तहवील में लेके एक स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन बना दी गई। अगली बारी उसके बाद 1973 में आई बैंक्स की, कोई 13 बैंक्स थे उस वक्त पाकिस्तान में, नेशनल बैंक वाहिद था जो सरकारी उत्पाद था, वरना 13 बैंक्स थे और प्राइवेटली ओन्ड थे सारे, उन पे सरकारी तहवील में लेके और उनको 5 बैंक्स के अंदर मर्ज करके उनको कर दिया गया। 5 बैंक्स ही ऑपरेट और सारे सरकारी हो गए। इसी तरीके से फिर सारी जो भी इंडस्ट्री, यानी आप अगर देखें तो एक टेक्सटाइल और शुगर, इन 2 इंडस्ट्रीज़ के अलावा तमाम वो घी और ऑयल की थी, वो राइस की वो थी मिल्स, वो कॉटन जिनिंग की थी, शिपिंग की तकरीबन कोई 9 मेजर शिपिंग कंपनीज थी, उनको मर्ज करके PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपर कॉरपोरेशन बना दिया गया। इसी तरीके से 2 आपकी मेजर ऑयल की कंपनीज हुआ करती थी, एक थी नेशनल ऑयल, एक थी दाऊद पेट्रोलियम। उन दोनों को मर्ज करके पहले बनाया गया प्रीमियर ऑयल कंपनी लिमिटेड, फिर उसके साथ ही एक और नई कंपनी का इजरा किया गया और दोनों को मर्ज करके इवेंचुअली 74 में PSO बना दिया गया। यानी कि पूरी मलकियत जो प्राइवेट चल रही थी वो हुकूमत की मलकियत हो गई। जी। तो उनके मालिकान को कुछ मिला या कोई उनको नहीं, इनिशियल तो ये हुआ था, इनिशियली तो ये कहा गया था जब पहले फेज में 72 में कहा गया कि वो मैनेजमेंट कंट्रोल खाली हमारे पास रहेगी, मिल्कियत वो रहेगी, वो अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ। वो पूरी सरकारी तहवील में लिया गया, वो सरकारी तहवील में ले लिया गया। तो सर मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, तो मैं पैसा कमा रहा हूं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, चाहे सैगल्स हो या जो भी, वो 22 खानदानों में से कम आधे दर्जन ऐसे हैं जिनका सबका था कि 70-80% उनकी अचानक ओवरनाइट उनकी चीजें जो थी वो सरकारी तहवील में चली गई। अच्छा जी, इसलिए तो यही, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस की जैसे मैंने बात की, तब इंश्योरेंस में भी डिवाइड कर लिया गया था। इंश्योरेंस में जो लाइफ इंश्योरेंस एक होती है, यानी बीमा और सारा कुछ, उनकी जो कंपनीज थी उनको स्टेट लाइफ के अंदर फॉर्म करके एक नई कॉर्पोरेशन बना दी। जनरल इंश्योरेंस यानी वो आप फायर, एक्सीडेंट, गाड़ी की, बिल्डिंग की, जो भी कुछ और इंश्योरेंस के जो जनरल इंश्योरेंस आती है, उसको प्राइवेट सेक्टर में ही रहने दिया गया था। तो इस लिहाज से मैंने जैसे बताया कि तकरीबन इवेंचुअली उन 2 साल की, जनवरी 1972 से लेकर जनवरी 1974 तक, ये तकरीबन कोई मुख्तलिफ सारी ही इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर्स जो थे, वो अलावा टेक्सटाइल और शुगर के, ये तकरीबन सारे ही वो हो गए थे। नतीजा इसका जो हुआ, अच्छा सब उससे एक और बड़ा अलमिया जो हुआ, स्कूल्स, कॉलेजेस, आपने जो भी प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस थे उनको भी सरकारी तहवील में ले लिया, जिसका नतीजा हम आज भी सरकारी स्कूलों की अगर हालत देखें तो वो है, वो कोई ऐसी नहीं है। आपने 2 पैरेलल एक सिस्टम्स भी बना दिए फिर उसके बाद, और सबसे बड़ी बात, क्या इनसे, इन तमाम इदारों की, आपने सरकारी तहवील में लिया, चलें बिल्कुल ठीक है, क्या इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई? बिल्कुल नहीं हुई। मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, मुख्तलिफ इनएफिशिएंसीज, हर तरीके से ये इकॉनमी के लिए बर्बादी ही हुई है। एफिशिएंसी लेवल्स जो हैं वो आपके बिल्कुल, उसके बाद से कोई एक आप सेक्टर ऐसा ले लीजिए जिसमें फ़ायदा हुआ। बैंक्स की जो मुझे याद है जब तक वापस
फिर ये लेट 80s अर्ली 90s के बाद जब ये दोबारा से इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ फिर दोबारा से किया गया, तो वो जो सरकारी बैंक्स में जाना उस वक्त जो हाल होता था वो कोई पूछने वाला ही नहीं होता था। आप अभी भी किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो ना उस आदमी को इस बात का डर है कि कस्टमर अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो मेरी नौकरी खतरे में हो सकती है, ये नहीं रहता ना। ये सबसे बड़ा मसला पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस का यही होता है, आप अकाउंटेबल अपने आप को नहीं समझते फॉर लैक ऑफ परफॉर्मेंस। नौकरी जो है वो इतनी सिक्योर होती है और जब ओवर सिक्योर नौकरी होती है तो फिर आदमी कम से कम काम पे ध्यान नहीं होता। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस दौरान ज़ियाउल हक साहब क्या कर रहे थे? ज़ियाउल हक साहब उस वक्त तक तो कुछ नहीं करे थे। ज़ियाउल हक साहब का जिक्र जो है वो 1973-74 में आता है। 1973 में मार्च के महीने में एक ये कहा जाता है कि कुछ साजिश की गई है आर्मी और एयरफोर्स से कुछ ऑफिसर्स ने मिलके और हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश है। भुट्टो साहब का तख्ता उलटने जी जी, उस वक्त ये किया जाता है, उनको सबको पकड़ा जाता है और उनको अटक किले में नज़रबंद किया जाता है और उनको कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स की जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि वो कोई तकरीबन 15 आर्मी के ऑफिसर्स थे और 4 गालिबन एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे। उन पे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती हैं, कई महीने वो चलती है, और जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स सुपरवाइज करते हैं वो उस वक्त एक काफ़ी गुमनाम से साहब होते हैं जिनको ब्रिगेडियर का रैंक उनका होता है, उनका नाम होता है ज़ियाउल हक साहब। मार्च 1974 में तकरीबन कोई 8 महीने के बाद जब से ये शुरू हुआ था, ये साजिश का पता चला। ये सब याह्या खान के अंडर ही हो रहा था ना? नहीं 1973 तो भुट्टो साहब की बात। अच्छा ठीक। जी जी, याह्या खान साहब के जाने के बाद टिक्का खान बन चुके थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का खान थे। बहरहाल मार्च 1974 में कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है इन 15 आर्मी ऑफिसर्स को और 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, और मुख्तलिफ उनकी सजा 3 साल से लेकर उम्र कैद तक जो भी कुछ अलग अलग वो था। और इसको कहा ही जाता है अटक कंस्पिरेसी के नाम से, क्योंकि वो सारे जो प्रोसीडिंग्स भी हुई थी और उनको नज़रबंद भी जो किया गया था वो अटक किले ही में किया गया था। ये इस ज़माने में, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बाद ये पहला इंटरेक्शन होता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और ज़ियाउल हक साहब का, जो उस वक्त जैसे मैंने कहा कि वो ब्रिगेडियर थे, और ये पहली दफ़ा उनकी नज़रों में आना वो इस लिहाज से वो 1974 के मार्च के अंदर, और उस बात से वो काफ़ी मुतासिर होते हैं इनकी कि इन्होंने काफ़ी अच्छा फैसला किया और ये जो साजिशी लोग थे इनको इन्होंने सही इनके कैफरे के अंजाम तक पहुंचाया। तो वो इस लिहाज से पहला इंटरेक्शन दिलचस्प कस्म का जब ही होता है। लेकिन उससे पहले 1973 में ही आइन आपका पहला जो है वो मार्च अप्रैल के अंदर वो असेंबली से भी पास हो जाता है सारे लोगों को, और ये इस लिहाज से एक बड़ा कारनामा था कि आप सोचें कि वली खान से लेके जो बिल्कुल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से लेके मुफ्ती महमूद तक जो बिल्कुल राइट विंग थे और जमात इस्लामी और मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम और नेशनलिस्ट लीडर्स भी सारे थे, उन सबको इकट्ठा करके एक आइन का दस्तूर बनाने में ये भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। 1973 का बहरहाल आइन 14 अगस्त 1973 को वो नाफिजुल अमल हो जाता है, जिसमें आप बुनियादी तौर पर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और वही आइन है जो आज तक चल रहा है। उसमें कुछ तरामीम हुई हैं मुख्तलिफ वक्त में, जो हर एक ने कुछ कुछ इजाफे और कुछ तरामीम की हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये वही आइन है जो आज तक पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। फजल इलाही चौधरी साहब जो हैं वो सदर बन जाते हैं इस लिहाज से, वो पहले से पहले स्पीकर भी थे असेंबली के, और उससे पहले पीपल्स पार्टी में तो 1967 में जब बनी थी तो शामिल हुए थे, उससे पहले पुराने मुस्लिम लीगी थे। सदर वो बन जाते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले प्रॉपरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन वो हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक और चीज़ जो उस ज़माने में होती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वैसे तो सिविलियन थे और पहले इतनी मिलिट्री रूल के बाद एक सिविलियन जब पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, ये मेजर्स अगर आप ये नेशनलाइजेशन के देखें, ये अवामी चीज़ें, ये रोटी कपड़ा मकान के नारे, ये नेशनल सारी जो मुल्क की दौलत है वो आवाम के लिए, ये बड़े पॉपुलर चीज़ें हैं। तो और पॉपुलर आदमी वो थे, इस लिहाज इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उनके ज़माने में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो उनके बहुत सारे ऑपोजिशन के लोग और नाक़िदीन लगाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी मेजर्स लिए जो एक पॉपुलर सिविलियन लीडर्स शायद उम्मीद नहीं की आती थी। मिलिट्री डिक्टेटर्स तो ये करते रहे थे उससे पहले भी, मसलन उन्होंने बिल्कुल इस बात पे जोर दिया था कि प्रेस जो है वो अब हमारी हुकूमत आने के बाद बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन आने के कोई चंद महीनों के बाद ही डॉन के एडिटर होते थे अल्ताफ़ गौहर साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया था।
असगर खान साहब की तकारीर के लिए कवर ना करने के लिए प्रेस को बाकायदा से ब्रीफ उन्हीं की हुकूमत में दी गई थी। ये वो तमाम बातें थी जो कोई नई नहीं थी, लेकिन सबको आदत थी इसकी। लेकिन ये मिलिट्री डिक्टेटर्स करते तो वो तो किसी को हैरत नहीं होती ना। एक सिविलियन पॉपुलिस्ट रूलर जब ये कर रहा है, प्लस उनके ज़माने में पॉलिटिकल मर्डर्स बहुत हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको किसी ना किसी वक्त, जिनका ताल्लुक भी इत्तफाक से ऑपोजिशन से था, वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में कोई गोली मार के चला गया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट में हो गया, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ। ये तमाम बातें उनके दौर में हुई हैं। बहुत सारे नामालूम अफराद उस वक्त भी थे इसका। जी, नामालूम ही होते थे। मसलन कुछ नाम जो डॉक्टर नज़ीर अहमद जमात इस्लामी के थे, बहुत पॉपुलर आदमी थे, बहुत अवाम दोस्त आदमी थे, उनका पॉलिटिकल मर्डर हुआ। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक, साद रफ़ीक साहब के वालिद पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी के नहीं थे, तो उनको मिस्टीरियस जी कसूरी साहब का तो चलें डायरेक्ट वो बात बनता है, वो हम आ जाएंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। मौलवी शमसुद्दीन JUI के डिप्टी स्पीकर थे बलूचिस्तान असेंबली को, उनको कोई हलाक करके चला गया। इस कस्म के अनरिजॉल्वेबल, और इत्तफाक से इनमें से ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक वो था जो अपोजिशन से था। तो वो अच्छा, इसी तरीके से 1974 में ये वाक़या आपने कहा, अहमद रज़ा कसूरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होते थे, उनके इलेक्टेड मेंबर थे। और जिस मैंने कहा कि जब वो 1970 के इलेक्शन के बाद जो स्टेलमेट चल रहा था, उसमें जब भुट्टो साहब ने सारे लोगों को मना किया था कि तुम ढाका नहीं जाओगे पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए, वाहिद शख्स जो यहाँ से गए थे वो अहमद रज़ा कसूरी गए थे। वो इजलास हुआ नहीं, वो एक अलग चीज़ है। तो उसके बाद से उनकी कुछ चपकलिश आपस में शुरू हो गई थी। पार्लियामेंट में भी उनसे उनकी सियासी इख्तलाफात काफ़ी सारे उसके बाद भी जारी रहे। 1974 में पार्लियामेंट में ही भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे, अहमद रज़ा कसूरी ने इंटरप्ट किया, तो भुट्टो साहब ने कहा कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस मैन एनी मोर। पार्लियामेंट में कहा, अब हो सकता है वो गुस्से में वैसे कहा हो, दिस मैन इज़ वर्चुअल पॉइजन, और इसको मैं बर्दाश्त तब नहीं कर सकता। इत्तफाक से उसके 5 महीने के बाद अहमद रज़ा कसूरी साहब अपने वालिद के साथ एक शादी में लाहौर में तकरीब से वापस आ रहे थे। उनकी गाड़ी पे फायरिंग होती है। आई थिंक उनकी शायद खाला भी शायद साथ थी, बाद उनकी फैमिली के मेंबर्स के साथ थे। उस पर फायरिंग होती है जिसमें अहमद रज़ा कसूरी साहब बच जाते हैं, लेकिन उनके वालिद हयात जो हैं उनको इंतकाल हो जाता है। मोहम्मद अहमद कसूरी साहब, उनका गोलियां लगती हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। उन्होंने FIR फ़ौरन कराई जाके कि ये तो 6 महीने पहले मुझे धमकी भी दी गई थी भुट्टो साहब की तरफ से, और ये डायरेक्ट उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुल्फ़िकार भुट्टो की ईमा पे ये फायरिंग हुई है। बहरहाल उस वक्त क्योंकि भुट्टो साहब की हुकूमत थी तो कुछ खास किया नहीं गया। एक FIR कट गई, ये भी बड़ी बात है जी। FIR दौर होता तो जी, FIR कटी। आई थिंक कोई अदालती कमीशन भी उन्होंने फॉर्म किया था, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं शेयर की गई। बहरहाल वो मामला कोल्ड स्टोरेज में चला गया। ये 1974 ही का वाक़या है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 1975 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे अहम जो खैबर पख्तूनख्वा यानी सरहद के सूबे के थे रहनुमा, वो हयात मोहम्मद शेरपाव थे, आफ्ताब शेरपाव साहब के बड़े भाई। पीपल्स पार्टी के फॉर्मेशन से लेके सबसे ज़्यादा उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा वो किया था। वो पेशावर यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में थे जहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो उसमें ख़त्म हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फ़ौरन जो इल्ज़ाम है वो लग जाता है नेशनल अवामी पार्टी यानी वली खान की पार्टी पे। उस पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ये ना सिर्फ इन्होंने करवाया है, और बल्कि ये इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में सरगर्म है जो इसमें मुल्क दुश्मनी की बू आती है। वो पहला इल्ज़ाम सबसे गद्दारी का किसी पे लगवा देते हैं बहुत, और ये 4 साल पहले आप भुगत चुके हैं ये सारा अवामी तहरीक, ये अवामी लीग के साथ ये करके, और फिर दोबारा से वही हो जाता है। लिहाजा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, एक सिविलियन गवर्नमेंट, जमहूरियत की चैंपियन, नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर देती है। ये आजकल भी हम सुन रहे हैं ना, किसी पार्टी को बैन कर दिया, ये करने की सोच रहे हैं, ये करना है, वो करना है। जो मेन स्ट्रीम की, अगर इससे पहले जमात इस्लामी पे को बैन किया था, लेकिन वो अयूब खान ने किया था, वो मिलिट्री डिक्टेटर। ये एक सिविलियन गवर्नमेंट है। नेशनल अवामी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जिसमें वली खान और उनके जो सीनियर लोग हैं, वो सारे अरेस्ट हो जाते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है, वो चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी माशाल्लाह ये फैसला कहती है कि बिल्कुल ये माकूल वजूहात हैं हुकूमत के पास इनकी सरगर्मियों को देखते हुए कि ये बैन जो है ये बरकरार रखा जाए। बदकिस्मती की बात है 1976 में जनरल टिक्का खान जो हैं उनकी रिटायरमेंट ड्यू है। तो कोई 8 अलग अलग जनरल्स हैं जो सीनियरिटी के एतबार से, उन्होंने ख़ुद भी अपने एक आध सिफारिश की थी,
लेकिन 8वें नंबर पे जो साहब थे, कुराए फाल जो है वो उनके हिस्से में निकला और उनका नाम था ज़िया-उल हक साहब। ज़िया-उल हक साहब का मैंने जैसे कहा कि वो अटक की साजिश के दौरान भुट्टो साहब से पहला इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद भी वो भुट्टो साहब का काफ़ी ख्याल रखते थे। किसी पर्टिकुलर अगर जगह पे भुट्टो साहब गए और वहाँ पे ज़िया-उल हक साहब थे तो वो कुछ फूल वूल भी बरसाया करते थे। वैसे भी काफ़ी प्लीजिंग आदमी थे और बुनियादी तौर पे भुट्टो साहब का भी ये ख्याल था कि ये सीधा साधा मजहबी आदमी है और ये कोई ऐसा नहीं है जो बहुत एम्बिशियस आदमी हो, तो इसको तो मैं मैनेज बहुत आराम से कर लूँगा। तो इसके नतीजे में 8वें नंबर के इन लाइन अगर सक्सेशन या सीनियरिटी के एतबार से देखा जाए होने के बावजूद मार्च 1976 में ज़िया-उल हक साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं। भुट्टो साहब इससे पहले भी ये जो मैंने कहा ये इनके ऑपोजिशन वाले तो इन पे ये करते थे, आपने किसी पार्टी को बैन कर दिया, लीडर्स को उसके वो कर दिया, लोग आपके उसमें मर रहे हैं। फिर उन्होंने एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का भी कायम किया जो एक पैरामिलिट्री चीज़ थी, जो काफ़ी हद तक ये लोगों की जो नक्लो हरकत या इस हिसाब से करने के लिए, ये उनको बाद में नुकसान ही होगा इसका, बिकॉज जिस मुकदमे में उनको इवेंचुअली फांसी होती है उसमें सुल्तानी गवाह इन्हीं का FSF फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का ही सरबराह था, जिसने कबूल किया था कि जी मैंने मारा था, वो गोली चलाई थी और भुट्टो साहब के कहने पे चलवाई थी। तो वो तो जब मैन्यूपरेट और हवाओं का रुख आपके खिलाफ हो तो सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, लेकिन ये फ्रैंकली आपके पास सारी चीज़ें होते हुए आपको फेडरल सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरत क्या थी? तो ये तमाम चीज़ें, ये ऑटोक्रेटिक या ये शुजा नवाज साहब कई जगह पे ये कहते हैं इसे सिविलियन डिक्टेटरशिप, और वो सही आई थिंक इस्तेलाह है। वो तकरीबन वही कोई बहुत सारी चीज़ों में वही तरीक़ाकार था कि कोई भी डिसेंटिंग वॉइस, कोई भी चाहे मीडिया से रिलेटेड हो या ऑपोजिशन से रिलेटेड हो, कोई ऐसी बात जो मेरे राह में आएगी मैं उसको किसी ना किसी तरीके से निमट लूँगा, और अगर सही तरीके से नहीं बात मानी जाएगी तो डंडे के जोर पे निमट लेंगे। तो वो डिक्टेटरशिप इसे ही कहते हैं ना कि या तो मेरे साथ अग्री आप करें या फिर आप बेहतर है कि रास्ते से हट जाएं। 1974 में इसी दौरान एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो पाकिस्तान की हुई वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सेकेंड ये OIC का समिट था जो लाहौर में हुआ और 3 दिन तक जारी रहा। फरवरी 1974 की ये बात है, और उसमें तकरीबन 37 मुसलमान ममालिक ने और 4 जो तंजीमें थीं जो वैसे मुसलमानों की थीं, जैसे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और थी, तो उन्होंने शिरकत की। और इसमें 37 ममालिक में से तकरीबन 24 जो थे वो सरबराहाने मुल्क थे, जो बड़ी बात है, एक बड़ा डेलीगेशन। बिल्कुल, मैंने इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन, सारी मुस्लिम उसमें टॉप लीडर्स जो थे वो उसमें मौजूद थे, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मेरा ख्याल है इसके बाद कभी भी ना इससे पहले ना इसके बाद, जी ना इससे पहले ना इसके बाद, क्या 3 दिन आपके पास 24 हेड्स ऑफ स्टेट जो थे वो आपके यहाँ मौजूद थे, आपने उनकी मेज़बानी की। सर हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं तख्ता उलटने की तरफ, सुनना चाह रहा हूँ मैं आपसे जी। वैसे एक चीज़ और थोड़ा सा जायका बदलने के लिए, क्योंकि काफ़ी गंभीर बातें हो गई हैं, 1971 में हम जब वो उस वक्त तो मुश्किलात तो मौजूद थी अपनी जगह, 2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं। एक तो जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइज़र होते थे ऑन सिक्योरिटी मैटर्स हेनरी किसिंजर, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और यहाँ पे इत्तला ये आई कि उनको कुछ तबीयत नासाज है, तो वो नथिया गली में आराम फरमा रहे हैं। वो बुनियादी तौर पे आराम नहीं कर रहे थे, वो बुनियादी तौर पे विजिट पे चाइना गए थे, और वो चाइना गए थे। और ये आप इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद जो बिल्कुल एक फ्रोजन ब्लॉक हो गया था और चाइना से कोई रिलेशंस या रवाबित खास बिकॉज ऑफ सोशलिस्टिक, वो इतनी कोल्ड वॉर में तो रशिया ब्लॉक ही में वो हिस्सा होते थे, ये पहली दफ़ा बर्फ़ पिघली थी, और इसको फैसिलिटेट करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान का था। तो ये ऑब्वियसली आया खान साहब उस वक्त सदर थे, तो उन्होंने फैसिलिटेट करवाया था। इसके कुछ ऐसे के बाद ही ये स्टेटमेंट, और क्योंकि बहुत ही सीक्रेटिव चीज़ थी तो इस लिहाज से वो, लेकिन वो गए पाकिस्तान से थे और वहीं 2 दिन के क़याम के बाद वापस भी आए, तो पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने ही ये सारा फैसिलिटेट किया था। पाकिस्तान से चाइना के रिलेशंस ज़ाहिर है बहुत बेहतर थे उस वक्त। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट ऐसी थी कि कुछ अर्से के बाद फिर निक्सन को इनविटेशन मिला चाइना विज़िट करने का, वो हुआ। उसके बाद
ही यूनाइटेड नेशंस में चाइना की शमूलियत भी हुई। तो ये जो बर्फ पिघली थी इतनी बड़े, उसमें पाकिस्तान का एक अहम किरदार था और इसको एक्नॉलेज भी किया गया था। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने अमेरिका आज भी करता है जी, इस बात का बहुत एक्नॉलेजमेंट था। 1971 की एक मुख्तसर और बात कि पाकिस्तान ने दौरा किया इंग्लैंड का क्रिकेट टीम की बात हम कर रहे हैं, और पहला टेस्ट खेला गया बर्मिंघम के मुकाम में, एजबेस्टन उनके ग्राउंड का नाम है। वहाँ दूसरे या तीसरे टेस्ट अपना खेल रहे थे एक सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बैट्समैन जिनका नाम था ज़हीर अब्बास साहब। ज़हीर अब्बास ने बैटिंग करते हुए कुछ 274 रन बनाए, जो आज 50-55 साल गुजरने के बाद भी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन का टेस्ट मैचेस में सबसे बड़ा स्कोर है। 600 के करीब पाकिस्तान ने बनाए। उसमें आसिफ इकबाल ने भी सेंचुरी की, आई थिंक मुश्ताक मोहम्मद साहब ने भी सेंचुरी की। जवाब में इंग्लैंड को फॉलो ऑन हुआ और दूसरा इनिंग में उन्होंने लेकिन मैच बचा लिया। वो मैच ड्रॉ हो गया था। उसी मैच के अंदर एक 18 साल साहब ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, जो वहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। उनका नाम है इमरान खान। तो वो भी उसी टेस्ट में हुआ। वो सीरीज़ में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच जो था वो हम हार गए थे, लेकिन इट वाज अ गुड वेल परफॉर्म्ड सीरीज। और उस नौजवान के डेब्यू का क्या हाल था? डेब्यू को बहुत रिमार्केबल इतना नहीं था। बॉलिंग ही उस वक्त वो प्रेडोमिनेंटली एज अ बॉलर सेलेक्ट किए गए थे। आपके पास उस वक्त मेजर बॉलर जो थे वो आसिफ मसूद हुआ करते थे और सरफराज नवाज हुए थे, सलीम अल्ताफ भी शायद थे। तो 2 टेस्ट में तो वो खेले थे, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी 74 के जब अगला टूर इंग्लैंड का फिर हुआ तो उनकी बेहतर इससे परफॉर्मेंस थी। हम आ गए थे एक्चुअली, ज़ियाउल हक साहब जो है आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1976 में बन गए थे। मार्च 1977 में भुट्टो साहब ने नए इलेक्शंस का होने का वो कर दिया। हालांकि अभी टाइम बाकी था। 73 में अगर हुआ था तो 5 साल 78 में होते थे, लेकिन उनका ख्याल ये था कि मैं इतनी मकबूलियत की उरूज पे हूँ कि मैं बहुत आराम से इलेक्शन जीत जाऊंगा और अपोजिशन को इतना वक्त ही ना दो कि वो तैयारी कर सके। तो बहरहाल मार्च 1977 में पाकिस्तान में नए जनरल इलेक्शंस जो हैं वो पेश आए, और भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी तो बाय फार पॉपुलर थी, उनके जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने एक अलायंस बनाया PNA के नाम से, और वो तकरीबन 9 पार्टीज ने मिल के वो किया था। 200 सीटों के लिए इलेक्शन हुए। किसी हद तक पहले ही से, इलेक्शन से पहले ही 19 ऐसे मेंबर्स थे जो बिला मुकाबला हो गए थे, और वो उसके इंक्लूडिंग भुट्टो साहब। और उसमें होता ये था, ये एक से ज़्यादा सीटों पे हुआ, और ये ऐसे हदबे हैं जो शायद बुनियादी तौर पे वो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को होने से पहले ही कर दिया था कि आपने इलेक्शन, मसलन जिस हल्के से भुट्टो साहब ने करवाया, उनके जो अपोजिशन वाले अपोजिंग कैंडिडेट अपने पेपर्स जमा करवाने के लिए गए तो उनको अचानक उठा लिया गया, और इतने घंटे तक उठाए रखा गया जबकि नॉमिनेशन का वक्त ही खत्म हो गया। और ऐसे 19 सीटों पे हुआ। जो वज़राए आला थे, जो इंपॉर्टेंट लोग थे, वो तकरीबन सब ने ये हलबा सुनाया। तो 200 सीटों में से जो बुनियादी तौर पे इलेक्शन लड़ा गया वो 181 पे लड़ा गया, क्योंकि 19 के नतीजे तो पहले ही से मौजूद। ये भी समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसे करना तो इलेक्शन करवाने की जल्दी क्या थी? जी जी बिल्कुल। और बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी, जाहिर है जब इस कस्म के हरबे पहले हो सकते हैं तो इलेक्शन के दिन भी हो सकते हैं। 200 में से 155 सीटें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। जो PNA के थे उनके हिस्से में 36 सीटें आई थी बुनियादी तौर पे। PNA ने फौरन ही इसमें इल्ज़ाम लगाया रिगिंग का, और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये तो सारे के सारे जाली तरीके से ये इलेक्शन जो है इनके पूरा इलेक्शन बिल्कुल रिग्ड सारा का सारा हुआ। उसके नतीजे में फौरन ही, जैसे ये मार्च में हुआ है, तो नतीजे आने के कोई, और साथ ही में उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया, उसमें शरीक भी नहीं हुआ। ये नेशनल असेंबली के इलेक्शंस के बाद प्रोविंशियल इलेक्शंस में उन्होंने दाइश देख के बॉयकॉट किया। फौरन ही उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी, जिसके नतीजे में बहुत सारा अनरेस्ट जो था वो हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 250, यानी मार्च से लेके मई के महीने, हम सारी 77 की बात कर रहे हैं, इलेक्शन होते हैं मार्च में, फौरन ही मार्च से लेके 77 के मई तक ये अनरेस्ट चलता है, जिसमें तकरीबन 250 लोग अपनी जान से जाते हैं। मुख्तलिफ तकरीबन 700 ऐसी बिल्डिंग्स, इमारत, दुकानें या सरकारी इमलाक या पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसमें आग लगा दी, नजर आतिश हो जाता है। 70,000 के करीब लोग अरेस्ट भी होते हैं। मुख्तलिफ जलसे जुलूस हैं, उसमें मुख्तलिफ सियासी लोग, जी जी जी, ये सारी स्ट्रीट मूवमेंट्स थी। ये सारी 9 पार्टीज मिलकर वो पूरी एक ग्रैंड अलायंस बना था। उसी के नतीजे में उन्होंने फिर वो उसको फिर एक मजहबी, क्योंकि उसमें मजहबी पार्टीज भी थी, तो निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से, मूवमेंट के नाम से वो करने पे उन्होंने वो किया। 250 डेथ्स, ऐसे मैंने कहा, 1200 इंजर्ड,
70-80 हज़ार अरेस्ट, 700 बिल्डिंग्स और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा गया। 3 शहरों में मार्शल लॉ लगाना पड़ गया, कराची, लाहौर, हैदराबाद में। और जिसके नतीजे में ये नैरेटिव बिल्ड हुआ कि हालात तो काबू में नहीं है। मई तक ये सिलसिला जारी रहा। जून में फाइनली आमने सामने बैठे PNA। मार्शल लॉ या कर्फ्यू 3 शहरों में जो लगा? मार्शल लॉ लगा बाकायदा। कर्फ्यू लगाना तो चले, वो तो आम बात होती है। 3 शहरों में मार्शल लॉ लगाना पड़ गया उनको, क्योंकि हालात काबू में नहीं थे। नहीं सर, हमने तो मार्शल लॉ जो है वो कंट्री वाइज ही सुना है, ये शहरों में भी लग आपके पास रिवायत है, वो हमने पहले डिस्कस किया था। 1952-53 में लाहौर के अंदर मार्शल लॉ बिलखुसूस लगा था। तो वो इस लिहाज से जब हालात बिल्कुल ही हो जाए, जरूरत इजाद की माँ है। मार्शल लॉ क्या होता है कि आपके जो बेसिक राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, तो आप निकल नहीं सकते जब तक इजाजत ना हो। तो बेसिकली वो ये मार्शल लॉ मुल्क में हो, वो चाहे शहर की हद तक हो, वो करना हो जाता है। तो बहरहाल हालात ऐसे थे कि ये अनरेस्ट शुरू हो चुका था मार्च के बाद से, और मई तक ये काफ़ी सिलसिला जारी रहा। लोग सड़कों पे थे, बहुत सारे ये पॉलिटिकल पार्टीज अब लीड कर रही होती हैं तो उनके भी, और इसमें मजहबी पार्टीज भी थी, तो लोग इकट्ठा करना कोई इतना खास मुश्किल नहीं था। असगर खान साहब इसमें बहुत फोर फ्रंट पे भी थे। जून के अंदर ये आमने सामने बैठते हैं, लेकिन किसी खास खातिर खा नतीजे पे नहीं पहुंचते PNA के लोग, और वो उनका मुतालबा ये था कि नए इलेक्शंस होने चाहिए, ये तो चल ही नहीं सकता। और किसी हद तक लग रहा था कि शायद भुट्टो साहब मान जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का ये था कि कहीं ना कहीं कुछ अजीब खिचड़ी पक रही है, और ये आसार हैं कि अगर आप ये लोग रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो शायद कोई तीसरी कुव्वत आ जाए। इंडिकेशंस मिलने लगे थे, क्योंकि ही वॉज सपोज टू बी hinted as a ambitious man। वो जितना उनको बिल्कुल ही नॉन एम्बिशियस या सीधा साधा आदमी ज़िया-उल-हक साहब को भुट्टो साहब समझ के लेकर आए थे, वो साबित नहीं हो रहे थे। कहीं ना कहीं से ये चपकलिश हो रही थी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थ्रू आउट इन 2-3 महीनों में कहे थे कि आपस में आप रिजॉल्व कर लें, बहाना मत दें वाले। नहीं हुआ। जून का महीना गुजर गया और नतीजा ये हुआ कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया-उल-हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। कहा गया कि हालात तो मुल्क के ऐसे हैं कि देखिए, लोग सड़कों पे निकले हैं, इतनी डेथ्स हो गई, सरकारी इमलाक को आग लग रही है, नजर आतिश हो रहे हैं। ये हालात सियासतदान के काबू में नहीं है। असेंबलीज, तमाम प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, आइन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया, और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो जनरल ज़िया-उल-हक हो गए। इमीडिएटली उन सबको नज़रबंद किया गया, PNA और भुट्टो साहब को भी, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो तो निकल जाना ही था। सितंबर भुट्टो साहब जब निकले तो जाहिर सी बात है उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जाने की कोशिश की। अच्छा, मार्शल लॉ सस्पेंडेड है तो आप वो भी नहीं कर सकते। सितंबर तक, यानी ये जुलाई के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। जुलाई से सितंबर तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो काफ़ी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे, जलसों से भी खिताब करते रहे, और पॉपुलैरिटी अभी तक बरकरार थी उनकी। ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि कोई जलसों में लोग नहीं आ रहे या कोई डर या खौफ, कोई ऐसी चीज़ है। सितंबर में अल्टीमेटली जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया। पहले जब अरेस्ट किया तो उनको बेल मिल गई, जिसपे फौजी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी नाराज किया गया। इनिशियल जो किया गया वो तो मुख्तलिफ था। सितंबर में जो पहला अरेस्ट किया गया वो पुराना निकाला गया, सारी इंटेलिजेंस फोर्सेस को और सबको, कि कुछ मुकदमे तो निकालो कि क्या चीज़ें हैं। तो वो वही जो 1974 का केस था अहमद रज़ा कसूरी के वालिद का, वो अल्टीमेटली निकाला गया। उस पर पहले उनको अरेस्ट किया गया, जिस पर उनको फ़ौरन बेल मिल गई, जिस पे काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया कि बेल मिली कैसे। तो फिर अल्टीमेटली वो 2-3 जगह जब गए तो उनको वायलेशन ऑफ मार्शल लॉ के तहत कि आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सितंबर के महीने में फिर दोबारा अरेस्ट जो किया, तो उसके बाद वो बाहर नहीं आए। सितंबर 1977 में के बाद फांसी तो उनको अहमद रज़ा कसूरी वाले केस में हुई है। जी, वही हुई है, लेकिन अगेन उससे बेलेबल तो था ना, तो एक पुराना 3 साल पुराना मुकदमा था। लेकिन बहरहाल जो भी कुछ है, सितंबर 1977 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो was not a free man। वो जेल में ही रहे और वहीं पे उनको फिर अल्टीमेटली फांसी की सज़ा हो गई थी। मार्च 1978 में ये मुकदमा चलता रहा लाहौर हाई कोर्ट में। मार्च 1978 में उनको सज़ा हो गई और ये साबित हुआ, और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो गवाह अहमद रज़ा कसूरी तो खुद थे ही, ज़ाहिर है उनका तो वो था, सारा केस से बिल्ड किया गया था। लेकिन FSF का, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के जो सरबराह थे, फॉर्मर सरबराह, उन्होंने सुल्तानी गवाह के तौर पे पेश हुए कि मैं इनके इंस्ट्रक्शंस के, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिए थे कि ये फायरिंग करें। तो वो जब हो ऐसी चीज़ें बननी होती हैं सरकारी मदद से या ख़ासतौर पे वो करना हो, तो कहीं ना कहीं वो हो ही जाता है। बहरहाल 1 साल तक मुकदमा चला। मार्च 1978 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी। ये 78 कौन सा मंथ था?
मार्च ही के अंदर, सितंबर 77 में से शुरू हुआ था ये मुकदमा जो था, मार्च में हुआ। फौरन ही उन्होंने ज़ाहिर अपील की सुप्रीम कोर्ट में, वो भी प्रोसीडिंग्स चलती रही। सितंबर 1978 में उनकी जो ये अपील्स जो हैं ये काफ़ी दिन तक चलती रहीं। मार्च कोई 1 साल का तकरीबन, मार्च 1978 में हाई कोर्ट का डिसीजन आया, फ़ौरन ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गया। 1 साल के बाद मार्च 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील जो है और नज़रसानी की अपील वो रिजेक्ट कर दी। उन्होंने मेंटेन वही किया कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो सही दिया है। इसी दौरान सितंबर 1978 में ज़िया-उल हक साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, चीफ अवामी स्टाफ भी थे, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्यों ना सदर भी बन जाऊं मैं, क्योंकि फजल लाही चौधरी जो सदर बने हुए थे उनका 78 में, सितंबर 78 में उनका टेन्योर पूरा हो रहा था। तो सबका ये ख्याल था कि ये करके और फिर किसी और को नामजद कर देंगे। उन्होंने अगले दिन खुद ही हलफ ले लिया, तो वो साथ साथ सदर भी हो गए। अच्छा, जो उनकी इनिशियल तकरीर थी उन्होंने उसमें ख़ास तौर पे कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, मुझे कोई शौक़ नहीं है, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी का वो भी नहीं है। अच्छा, ये बात इसलिए भी दिलचस्प है कि 73 के आइन में पिछले रिकॉर्ड में देखते हुए ये शामिल किया गया था कि फ़ौज का कोई भी शख्स सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होगा। इससे पहले नहीं था, क्योंकि जो आइन थे वो बने ही बिल्कुल फौजी मिलिट्री के असिस्टेंट से थे। 73 कॉन्स्टिट्यूशन में ये शामिल किया गया था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? 4 साल के बाद जो हुआ उसमें क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं था। ये सियासी सारी सरगर्मियाँ। बहरहाल ज़िया-उल हक साहब ने जब जुलाई के अंदर उन्होंने, अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई भुट्टो साहब को, तो बाकी सियासी जमातों को क्या रद्द अमल था? क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह को फांसी पर चढ़ाने जा रहे हैं, तो कोई मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। की बात है जी, ये सारे के सारे लोग जितने भी नेशनल अलायंस के लोग थे, उसमें चाहे वली खान हो, चाहे उसमें राइट विंग पार्टीज़ हों, जितनी भी मजहबी जमातें थीं, ये सब किसी न किसी फॉर्म में इन्होंने कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया। मुल्क का एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म था, अगर था भी जो भी कोई तरीक़ेकार था, ये केस भी इतना फ्रिवलस था, मतलब 3 से 4 साल पुराना एक केस। टाइमिंग से पता चल रहा है जी जी, टोटली सियासी था। लेकिन वो सियासी था, लेकिन उस पर किसी ने, मतलब सब के सब, ये फ्रैंकली इनिशियल एक कैबिनेट बनी थी, उसका PNA के बहुत सारे लोग उसका हिस्सा बने थे, तो वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने साइड पिक करनी थी वो तो हो गई थी। लेकिन इसी दौरान हम जुलाई की बात कर रहे हैं, जब मार्शल लॉ लगा है जुलाई 1977 में, तो ज़िया-उल हक साहब का कहना था कि अक्टूबर के अंदर तो इलेक्शन हर हाल में हो जाएंगे, फ़ौज तो खाली इसलिए आई है कि ये सब कुछ सही तौर पे इंतकाल इक़्तिदार जो है वो हो जाए। अगले 2 महीने तक भी वो यही कहते रहे कि जुलाई के अंदर हमने वादा किया है, अक्टूबर में इलेक्शन है 77 में। जब 1 अक्टूबर आई तो उन्होंने तकरीर की कि अभी हालात जो हैं वो कुछ साजगार नहीं है इलेक्शन के लिए, तो वो जैसे ही होंगे तो उसके बाद हो जाएगा। वो जैसे जैसे होते हुए वो 11 साल, मतलब वो कम से कम उनकी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई मौका आया नहीं। बहरहाल 1978 में वो सदर भी बन गए। मार्च 1978 में हाई कोर्ट का डिसीजन आया, वो चैलेंज हुआ, 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में अपील या जो भी कुछ होता रहा। मार्च 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील रिजेक्ट कर दी। उसके बाद कहना यह है लोगों का कि मार्च से अप्रैल के दरमियान कोई 54 अलग अलग सरबराह मुमलिकत और अलग अलग लोगों ने, इंटरनेशनल प्रेशर भी आया कि आप फांसी की सज़ा जो है वो ना करें, कंसिडर उसको कन्वर्ट कर दें। यानी ऑब्वियसली उस पर सदर को ये इख्तियार होता है मुल्क के, लेकिन अल्टीमेटली 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो उनको हैंग कर दिया गया, तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया। मुल्क का एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है, ही वाज हैंग्ड। ये अगेन इस लिहाज से ये डेकेड जो है, वो चाहे डेकेड का आगाज़ हो या अंजाम हो, दोनों बहुत बड़े साने हैं। नहीं होता ये उन मुल्कों में कि आप किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पहले तो आप उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दें और फिर आने के बाद आप उसे फांसी दे दें। चलें सर, यहाँ पर इख्तिताम करते हैं और अगली एपिसोड में मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि क्या भुट्टो और ज़िया-उल हक की कोई ज़ाती रंजिश भी थी जो मामला यहाँ तक पहुँचा? जैसे आपने कहा कि 54 मुल्कों के सरबराहान ने और मुल्कों ने राब्ता करके फांसी को रुकवाने की कोशिश की, मगर ज़िया-उल हक फिर भी नहीं माने। जी, नहीं माने। तो इस पर हम अगली नशिस्त में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे।